तत्र तेनेदमिति स्वरूपे। यह बहुब्रीहि समास विधायक एक सूत्र है। इस सूत्र के अर्थ को समझने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता होती है। तत्र तेन इदम इति स्वरूपे 5 पद का यह सूत्र है। तत्र यह अव्यय पद है, तेन यह तृतीयांत है, तृतीय व्यक्ति एकवचन का है, इदम यह प्रथम व्यक्ति एकवचन का है, इति यह अव्यय पद है, स्वरूपे यह प्रथम विभक्ति द्विवचन का है। अब इसमें जो प्रथम पद है तत्र, इस तत्र पद से 2 सप्तम्यंतों का ग्रहण किया जाता है। तो तत्र का तात्पर्य हुआ 2 सप्तम्यंत पद, अर्थात ऐसे पद जो सप्तमी विभक्ति युक्त हैं। तो ऐसे सप्तमी विभक्ति युक्त 2 पदों का ग्रहण तत्र पद से होता है। और ग्रहण विषये इस प्रकार से अध्याहार करके उसके साथ ग्रहण विषये इसका अन्वय किया जाता है 2 सप्तम्यंत पदों का। और आगे स्वरूपे है, स्वरूपे का अन्वय भी पदे के साथ होता है। पदे विद्यमान है, उस पदे के साथ स्वरूपे का अन्वय होता है। स्वरूपे का मतलब है समान रूप वाले, क्योंकि समास का भी अधिकार प्राप्त है, बहुब्रीहि का भी अधिकार प्राप्त है। समास होगा तो सुबंत में ही होगा, सुबंत होगा तो निश्चित है पद संज्ञक होगा ही होगा सुप्तिंगंतम पदम से। तो ऐसे पद जो स्वरूप हैं और सप्तम्यंत हैं और ग्रहण विषय हैं। ग्रहण विषय का क्या तात्पर्य हुआ? तो ग्रहण विषय का तात्पर्य है ग्रहणवाचक है। ग्रहणवाचक से भी क्या तात्पर्य है? तो ग्रहणवाचक में जो ग्रहण पद है उसका अर्थ है केशादि। गृह्यते इति ग्रहणम, जिसका ग्रहण किया जाए, जिसको पकड़ा जाए वह ग्रहण कहलाता है। तो गृह्यते इति ग्रहणम तद विषयः वाच्यः ययोः ते ग्रहण विषये। ग्रहण विषये यह भी प्रथम विभक्ति द्विवचन का है, और स्वरूपे यह भी प्रथम विभक्ति द्विवचन का है, पदे यह भी प्रथम विभक्ति द्विवचन का है। इस प्रकार से ग्रहण विषये का मतलब हो गया ग्रहणवाचके। गृह्यते इति ग्रहणम केशादि, तद केशादि विषयः वाच्यः ययोः पदयोः ते पदे ग्रहण विषये ग्रहणवाचके इत्यर्थः। तो इस प्रकार से ग्रहण विषय का अर्थ हो जाता है ग्रहणवाचके। ग्रहण का मतलब है केशादि, तो केशादि के वाचक जो समान रूप वाले 2 सप्तम्यंत पद होंगे उनका समास होगा इस सूत्र के द्वारा। किस अर्थ में समास होगा? तो उसको आगे इदम से बताया है। तत्र तेन इदम। अभी तेन के अर्थ में विचार नहीं किया, अभी तत्र के अर्थ में विचार कर रहे हैं। एक तत्र अंश है, तत्र से अर्थ आएगा, एक तेन से अर्थ आएगा। अभी तत्र वाले अंश को देखना है। तो तत्र का मतलब हो गया 2 सप्तम्यंत पद, और ग्रहण विषये इसका अध्याहार किया गया। ग्रहण विषय का अर्थ हो गया ग्रहणवाचके। स्वरूपे पदे का भी, स्वरूपे तो सूत्र में विद्यमान ही है, पदे इत्यादि अर्थ, पदे अर्थ समासः इस अनवर्त संज्ञा से आ ही जाएगा। तो इस प्रकार से अर्थ निष्पन्न हुआ 2 सप्तम्यंत पद जो कि समान रूप वाले हैं और ग्रहणवाचक हैं, केशादि के वाचक हैं, उनका समास होगा। किस अर्थ में होगा? इदम। इदम यह अर्थ निर्देश है, इदम के द्वारा अर्थ बताया गया है। और यहां पर भी युद्धम प्रवृत्तम इस प्रकार के विशेष का अध्याहार करना है। इदम यह सामान्य रूप से अर्थ निर्देश किया गया है, और विशेष अर्थ के रूप में युद्धम प्रवृत्तम इस प्रकार से अर्थ को लिया जाता है। तो इदम का अर्थ हो जाता है इदम युद्धम प्रवृत्तम, यह पूरा अर्थ हुआ। तो अर्थ बन गया कि 2 सप्तम्यंत पद जो कि समान रूप वाले हैं और केशादि के वाचक हैं, उनका इदम युद्धम प्रवृत्तम
यह युद्ध प्रवृत्त हुआ, इस अर्थ में समास होता है और वह बहुव्रीहि संज्ञक होता है। और वहां पर कर्म व्यतिहार अर्थ भी आना चाहिए। कर्म व्यतिहार यह अर्थ भी अध्याहार से ही लभ्य है। कर्म व्यतिहार से क्या तात्पर्य है? तो परस्पर ग्रहण और परस्पर प्रहरण, यह यहाँ पर कर्म व्यतिहार से अर्थ अभिप्रेत है। कर्म व्यतिहार का मतलब है परस्पर ग्रहण, एक दूसरे के बाल इत्यादि को पकड़ना अथवा एक दूसरे पर दंडे इत्यादि से प्रहार करना, यह कर्म व्यतिहार का अर्थ है। तो यह कर्म व्यतिहार अर्थ भी यहाँ पर आक्षेप से ही, अध्याहार से ही लभ्य है। इस प्रकार से तत्र इस अंश का अर्थ हुआ दो सप्तम्यंत पद जो कि समान रूप वाले हैं और केशादि के वाचक हैं, उनका कर्म व्यतिहार इदम युद्धम प्रवृत्तम, यह युद्ध प्रवृत्त हुआ, इस अर्थ में कर्म व्यतिहार रूपी अर्थ, परस्पर ग्रहण रूपी अर्थ की विद्यमानता में समास हो जाता है और वह बहुव्रीहि संज्ञक होता है। यह तो हो गया तत्र इस अंश का अर्थ। इसी प्रकार से तेन, यह जो तृतीयांत पद है, इसके द्वारा भी दो तृतीयांतों का यहां पर ग्रहण होता है। तो तेन का मतलब हो जाता है तृतीयांते पद, स्वरूपे पदे, तृतीयांत से दो तृतीयांतों का परामर्श होगा। तो इस प्रकार से तेन का मतलब है तृतीयांते स्वरूपे पदे, स्वरूपे पदे है ही है। और यहाँ पर प्रहरण विषये, इस प्रकार से अर्थ का अध्ययन किया जाता है। प्रहरण विषये, तत्र के साथ तो ग्रहण विषय को जोड़ना है और तेन से उपस्थित जो दो तृतीयांत है उनके साथ प्रहरण विषये। प्रहरण विषय का मतलब क्या है? तो प्रहरणवाचके प्रहरीयते अनेन इति प्रहरणम, दंडादि जिनके द्वारा प्रहार किया जाए, प्रहार के जो साधन हैं उनको कहा जाता है प्रहरण, अर्थात दंड इत्यादि, डंडा जिसको हिंदी भाषा में बोला जाता है। तो प्रहरीयते अनेन इति प्रहरणम दंडादि तद विषयः वाच्यः ययोः ते प्रहरण विषये प्रहरणवाचके इत्यर्थः। तो प्रहरण विषय का मतलब हो गया प्रहरणवाचक, अर्थात दंड इत्यादि के वाचक जो दो समान रूप वाले तृतीयांत पद, उनका भी समास होगा। किस अर्थ में? तो इदम युद्धम प्रवृत्तम, यह युद्ध प्रवृत्त हुआ, इस अर्थ में। और कर्म व्यतिहार रूपी अर्थ भी वहां पर विद्यमान रहना चाहिए। कर्म व्यतिहार में दो अर्थ हैं, परस्पर ग्रहण, परस्पर प्रहरण। तो परस्पर ग्रहण को जोड़ना है तत्र के साथ और परस्पर प्रहरण को जोड़ना है तेन के साथ। तो इस प्रकार से तेन इस अंश का व्याख्यान होता है दो तृतीयांत जो कि प्रहरणवाचक हैं, समान रूप वाले हैं, उनका प्रहरण विषय में प्रहरण विषय में एक दूसरे पर प्रहार करके इत्यादि अर्थ में इदम युद्धम प्रवृत्तम, इस विशेष अर्थ में समास हो जाता है और वो बहुव्रीहि संज्ञक होता है। तो इसके उदाहरण आगे सूत्र में दिए गए हैं। केशा केशी, दंडा दंडी, मुष्टि मुष्टि, बाहु बाहुवी इत्यादि उदाहरण आगे विवेचन उदाहरण के रूप में आएंगे। अभी मूल रूप से इतना अर्थ सूत्र का समझना है। और चूंकि यहाँ पर दो सप्तम्यंत पद होंगे और दो तृतीयांत पद होंगे, दोनों समान रूप वाले हैं, इसलिए एक शेष की भी प्राप्ति रहती है, उसका भी अपवाद या बहुव्रीहि समास हो जाता है। तो एक शेष भी यहाँ पर नहीं होता, एक शेष का अपवाद या बहुव्रीहि समास सिद्ध हो जाता है। इसी बात को मूल में आचार्य दीक्षित जी लिख रहे हैं, सप्तम्यन्ते ग्रहण विषये स्वरूपे पदे। सप्तम्यन्ते ये भी प्रथम व्यक्ति द्विवचन का है, ग्रहण विषय ये भी प्रथम व्यक्ति द्विवचन का है। तो सप्तम्यन्ते अर्थात दो सप्तम्यंत पद, स्वरूपे पद समान रूप वाले दो सप्तम्यंत पद, ग्रहण विषय अर्थात ग्रहणवाचके। तो समान सप्तम्यंत ग्रहण वाचक, केशादि के वाचक जो समान रूप वाले दो पद, उनका। इसी प्रकार से प्रहरण विषय दो तृतीयांत पद जो कि प्रहरण अर्थ में है, परस्पर प्रहार करना रूपी अर्थ में विद्यमान है, समान रूप वाले हैं। और वहां पर इदम युद्धम प्रवृत्तम, इस अर्थ में इदम युद्धम प्रवृत्तम स्वरूपे पदे तृतीयांते च प्रहरण विषय, और जो दोनों तृतीयांत पद हैं उनका प्रहरण रूपी अर्थ होना चाहिए। इदम युद्धम प्रवृत्तम इत्यर्थे, इदम युद्धम प्रवृत्तम इस अर्थ में समस्येते, उनका समास हो जाएगा कर्म व्यतिहारे द्योत्ये, वहां पर कर्म व्यतिहार रूपी अर्थ भी द्योत्य होना चाहिए। स बहुव्रीहि, और वह समास बहुव्रीहि संज्ञक होता है। यह इस सूत्र का अर्थ निष्पन्न होता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि सूत्र में तो तत्र तेन इदम इति स्वरूपे यह चार पद ही हैं
और इन 4 पदों से इतना अर्थ कैसे ले लिया गया, इस प्रकार से विशिष्ट व्याख्यान कैसे कर दिया गया, तो उसका उत्तर, उसका समाधान आगे मूल में लिखा है। इति शब्दात अयम विषय विशेषो लभ्यते, कि तत्र तेने दमिति स्वरूपे, इस सूत्र में जो इति शब्द आया है, इति तत्र तेन इदम, इति इदम के आगे जो इति है, इस इति शब्द के बल से अयम विषय विशेषः लभ्यते, इस प्रकार का जो विशेष विषय है, इस प्रकार का जो विशेष अर्थ है, इसकी प्राप्ति हो जाती है। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि जो इति शब्द है वो लौकिक विवक्षा का प्रदर्शक है। इति शब्द के द्वारा लौकिक विवक्षा यहां पर दिखाई जा रही है। लौकिक विवक्षा से क्या तात्पर्य है? तो लौकिक विवक्षा से तात्पर्य यह है कि लोक में केशा केशी, मुष्टि मुष्टि इत्यादि जो प्रयोग हैं, उन प्रयोगों से जितने अर्थ की प्राप्ति होती है, केशा केशी कहने पर जितने अर्थ की प्राप्ति होती है, उतने अर्थ में इस सूत्र के द्वारा बहुब्रीहि समास किया जाता है। तो केशा केशी इस शब्द को सुनने पर लोक में देखा जा सकता है कि एक दूसरे, कोई 2 महिलाएं हैं, जो दोनों महिलाएं एक दूसरे के बालों को पकड़ करके परस्पर युद्ध कर रही हैं, परस्पर लड़ाई झगड़ा कर रही हैं। तो केशा केशी का इतना अर्थ लोक में देखा जाता है। तो इतने अर्थ में ही ये बहुब्रीहि समास होगा, और ये इति शब्द के बल से प्राप्त होता है। इसीलिए इस प्रकार से इसका व्याख्यान किया गया है। तो यह इति शब्द के बल से ही इस प्रकार के अर्थ की यहाँ पर प्राप्ति होती है। उसी को मूल में आचार्य दीक्षित जी ने लिखा है, इति शब्दात अयम विषय विशेषः लभ्यते। इति शब्द के बल से ही इस प्रकार का जो विशेष प्रकार का विषय है, विशेष प्रकार का व्याख्यान इस सूत्र का हुआ है, वह लभ्यते। इति शब्द के कारण से इस अर्थ की प्राप्ति हो जाती है। और उसी को आगे लिख रहे हैं, अन्येषामपि दृश्यते दीर्घ इत्यनुवर्तते, कि अन्येषामपि दृश्यते, यह सूत्र दीर्घ करने वाला है, इसका अनुवर्तन यहाँ पर होता है। केशा केशी में जो केश में पूर्व शकारोत्तरवर्ती अकार है, उसको दीर्घ इस सूत्र के द्वारा होता है। मुष्टि मुष्टि में जो मुष्टि में टकारोत्तरवर्ती इकार है, उसको भी दीर्घ होता है। बाहु बाहुवी में उकारोत्तरवर्ती हकारोत्तरवर्ती उकार को भी दीर्घ होता है। दंडा दंडी में दंड में डकारोत्तरवर्ती अकार को भी दीर्घ होता है। तो सर्वत्र अकार को दीर्घ करने वाला यही सूत्र है, अन्येषामपि दृश्यते दीर्घ इत्यनुवर्तते। इचि कर्म व्यतिहारे बहुब्रीहो पूर्वदान्तस्य दीर्घः, जहां पर इच प्रत्यय होगा, समासांत इच प्रत्यय होता है, इच कर्म व्यतिहारे, इस सूत्र के द्वारा। इच कर्म व्यतिहारे, यह सूत्र कर्म व्यतिहार अर्थ में जहां पर बहुब्रीहि समास होता है, वहां पर समासांत इच प्रत्यय करता है। तो इच प्रत्यय होने पर यहां पर इच प्रत्यय होगा और कर्म व्यतिहार रूपी अर्थ द्योत्य होगा। वहां पर ऐसा जो बहुब्रीहि समास होगा, उस बहुब्रीहि समास में पूर्व पदान्तस्य दीर्घः, पूर्व पद के अंत में विद्यमान जो वर्ण होगा, जो अच वर्ण होगा, उसको दीर्घ हो जाएगा। अन्येषामपि दृश्यते, इस सूत्र के द्वारा। इत समासांतो वक्ष्यते, और ये इच क्या है? तो ये इच समासांत प्रत्यय है, जो कि इच कर्म व्यतिहारे इस सूत्र के द्वारा आगे समासांत प्रक्रिया में कहा जाएगा। तो जहां पर भी इच समासांत प्रत्यय होगा, वहां पर पूर्व पद में विद्यमान जो अच होगा, उसको दीर्घ अन्येषामपि दृश्यते इस सूत्र के द्वारा कर दिया जाएगा। तिष्ठद्गु प्रभृतिषु इच प्रत्ययस्य पाठात् अव्ययीभावत्वम् अव्ययत्वम् च, कि तिष्ठद्गु प्रवृत्तिनी च, यह सूत्र गया था अव्ययीभाव समास में, और उसी तिष्ठद्गु प्रवृत्ति गण में इस समासांत प्रत्यय का भी पाठ किया गया है। तो इच समासांत प्रत्यय का पाठ चूंकि तिष्ठद्गु प्रवृत्ति गण में है, इसीलिए जो इच प्रत्यांत जो शब्द होंगे, उनको अव्ययीभाव समास का भी मान लिया जाता है। और अव्ययीभाव समास का मानने का फल क्या है? तो अव्ययादाप सुपः, क्योंकि अव्ययीभाव समास होने से उसके व्ययभाव से अव्यय संज्ञा हो जाएगी, और अव्ययादाप सुपः सूत्र के द्वारा उससे परमा आने वाला जो सुप है उसका लुक हो जाता है। इसलिए केशा केशी, दंडा दंडी, मुष्टि मुष्टि, बाहु बाहुवी इत्यादि यह सब अव्यय मान लिए जाते हैं बहुब्रीहि समास के। किंतु चूंकि इच प्रत्यय हुआ है और वह तिष्ठद्गु प्रवृत्ति गण में पठित है, इसलिए अव्ययीभाव समास भी इनमें मान लिया जाता है। अव्ययीभाव समास का फल यहाँ पर शुभ लोग इत्यादि करना है, ये अव्यय बन जाते हैं। तो केशा केशी, दंडी दंडी, दंडा दंडी, मुष्टि मुष्टि, बाहु बाहुवी इत्यादि स्थल में सु का श्रवण नहीं होता, ये इसी रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो अब उसको आगे उदाहरण से और स्पष्ट कर रहे हैं। केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम केशा केशी, यह पहला उदाहरण दिया। यह तत्र इस अंश का उदाहरण हुआ केशा केशी। तो केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम, इस प्रकार से लौकिक विग्रह हो गया।
केश सुप, केश सुप, इस प्रकार से अलौकिक विग्रह हो गया। यहाँ पर ग्रहण विषय है केश, ग्रहणवाचक शब्द है केश, तो केशसु इस प्रकार से अलौकिक विग्रह में तत्र तेने दमित स्वरूपे सूत्र से समास कर दीजिए। समासत्व प्रातिपदिक संज्ञा शुभ हो जाएगा। केश केश इस प्रकार की स्थिति बन जाती है। केश केश ऐसी स्थिति में इच कर्म प्रतिहारे इस सूत्र के द्वारा समासांत इच प्रत्यय हो जाएगा। तो केश केश इच का ई, केश केश ई, ऐसी स्थिति में अब अन्य समापि दृश्यते सूत्र के द्वारा पूर्व पद के रूप में विद्यमान जो केश, उसके अंत में विद्यमान जो शकारोत्तरवर्ती अकार, उसको दीर्घ हो जाएगा। तो केशा केश बन जाएगा। इसके परम होने पर केश की भवसंज्ञा, भवसंज्ञा होती है शकारोत्तरवर्ती अकार का लोप, इकार मिल जाएगा केशा केशी, यह रूप निष्पन्न होगा। इच प्रत्यय चूंकि तिष्ठत प्रवृत्ति गण में है, इसलिए इसको अव्ययभाव समास भी मान करके अव्यय होने से जो सुप आएगा उसका लुक हो जाएगा। तो केशा केशी इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो गया। तो केशा केशी तत्र इस अंश का उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, दंडश्च दंडश्च प्रहृत्य इदम युद्धम प्रवृत्तम दंडा दंडी। दंडश्च दंडश्च दंडों का प्रहार करके यह युद्ध प्रवृत्त हुआ, इस अर्थ में दंडा दंडी इस रूप की निष्पत्ति हो जाती है। तो दंडभिस दंडश्च दंडश्च प्रहृत्य इदम युद्धम प्रवृत्तम, यह लौकिक विग्रह हो जाएगा। दंडभिस इस प्रकार का लौकिक विग्रह है। इस लौकिक विग्रह में तत्र तेने दमित स्वरूपे सूत्र के द्वारा समास कर दीजिए। समासत्व प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लोग इत्यादि होकर के दंड दंड बन गया। समासांत इच हो जाएगा। दंड दंड इच, इच का ई, और उधर अन्य समापि दृश्यते पूर्व पदांत को दीर्घ हो जाएगा। तो दंडा दंड ई भवसंज्ञा द्वितीय दंडोत्तरवर्ती अकार का लोप, वर्ण सम्मेलन, दंडा दंडे अव्ययभाव समास मानने से अव्यय हो जाने से इसका जो सु आएगा उसका लुक हो जाएगा। तो दंडा दंडी इस प्रकार का रूप निष्पन्न हुआ। यह तेन इस अंश का उदाहरण हो गया। यहाँ पर प्रहरणवाचक जो शब्द है वह है दंड। तो इस तेन इस अंश का उदाहरण हुआ दंडादंडी। उसके बाद अग्रिम उदाहरण दे रहे हैं, मुष्टि मुष्टि, इसको भी कह सकते हैं तेन इस अंश का उदाहरण। मुष्टि भी प्रहृत्यम इदम युद्धम प्रवृत्तम, इस अर्थ में मुष्टियों का प्रहार करके यह युद्ध प्रवृत्त हुआ। इस अर्थ में मुष्टि मुष्टि यह प्रयोग बनता है। मुष्टि भी इस लौकिक विग्रह में तत्र तेने दमित स्वरूपे सूत्र के द्वारा समास प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लोग इत्यादि होकर के मुष्टि के पूर्व इकार को दीर्घ होकर के मुष्टि बन जाएगा। अन्य प्रक्रिया पूर्वक होकर के मुष्टि मुष्टि। कुछ विद्वान यहाँ पर मुष्टा मुष्टि इस प्रकार का प्रयोग भी करते हैं जो कि अपाणनीय है। वह प्रयोग असाधु माना गया है। प्रणव मनोरमा इत्यादि ग्रंथों में विस्तार से चर्चा की गई। तो मुष्टा मुष्टि प्रयोग को असाधु माना गया। मुष्टि मुष्टि यह प्रयोग ही साधु है। तो इस प्रकार से यह तीन उदाहरण इन्होंने इसमें दिए हैं इस सूत्र के, केशा केशी, दंडा दंडी, मुष्टि मुष्टि। एक अग्रिम उदाहरण और होता है बाहु बाहवी। उसकी सिद्धि के लिए और गुण इस सूत्र की आवश्यकता होती है। अतः एवं और गुण सूत्र का आगे विवेचन किया जा रहा है। तो बाहव बाहव गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम, इस अर्थ में बाहु को पकड़ करके यह युद्ध प्रवृत्त हुआ। इस अर्थ में बाहु अव बाहु अव इस प्रकार का अलौकिक विग्रह कर देंगे। और तत्र तेने दमित स्वरूपे इस सूत्र के द्वारा जब यहाँ पर समास करेंगे या बाहुश्च इस प्रकार से विग्रह कर सकते हैं सप्तमी व्यक्ति द्विवचन में। बाहुश्च बाहु ओस इस प्रकार से अलौकिक विग्रह में समासत्व प्रातिपदिक संज्ञा बाहु ऐसी स्थिति बनेगी। प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लोग हो जाएगा तो बाहु ये दो रूप मिलेंगे। ऐसी स्थिति में समासांत इच प्रत्यय हो जाएगा। तो बाहु इच का ई, बाहु ई, और पूर्व पदांत को दीर्घ हो जाएगा। तो बाहु ई। ऐसी स्थिति में सूत्र आ जाएगा और गुण दो पद का सूत्र है। ओहो षष्ट्यंत है और गुण प्रथमांत है। तो जो उ है, उ शब्द के षष्ठी उकार के षष्ठी व्यक्ति वचन में ओह रूप बनता है। तो ओह का अर्थ बन जाता है वर्णांतस्य। भस्य का चूंकि अधिकार है इसीलिए विशेष्य हो जाता है। ओह उसका विशेषण हो जाता है, तो दंत विधि हो जाती है। तो उवर्णांतस्य भस्य, ये निवेदित दंतस्य सूत्र के द्वारा दंत विधि होती है। तो उवर्णांतस्य भस्य गुण स्यात् तद्धिते। उवर्णांत जो न तद्धिते सूत्र से तद्धिते की अनुवृत्ति आ जाती है। उवर्णांत जो भवसंज्ञक अंग उसको गुण हो जाता है तद्धिते, तद्धित प्रत्यय के परम होने पर। तो समासांत प्रत्यय जो होते हैं ये तद्धिता के अधिकार में है, इसलिए इच प्रत्यय जो समासांत हुआ है वो तद्धित है। उस समासांत उस तद्धित इच प्रत्यय को मान करके बाहु में जो द्वितीय बाहु का उकार है उसको और गुण सूत्र के द्वारा गुण हो जाता है। तो उ को गुण होकर के ओ बन जाता है। बाहु बाहो
ई ऐसी स्थिति बन गई है, एचो वायावा सूत्र के द्वारा ओ को अवादेश हो जाएगा, तो बाहु बाहवी इस प्रकार का रूप बनेगा। अव्यय भाव समास होने से अव्यय हो जाएगा, सुब्लुक हो जाएगा, तो बाहु बाहवी। तो बाहोश्च बाहोश्च गृहीत्वा प्रगृह्य इदम युद्धम प्रवृत्तम, इस अर्थ में बाहु बाहवी इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है और गुण सूत्र के द्वारा यहाँ पर गुण कर दिया जाता है। तो बाहु बाहुवी यह भी एक इसका उदाहरण निष्पन्न हुआ। अब इसी में इससे संबंधित कुछ चर्चा आगे लिख रहे हैं, वही लिखा अवादेशा अवादेश हो जाएगा इचो वायव सूत्र के द्वारा, तो बाहु बाहुवी इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है, ये भी अव्ययी है। ओरोच इति वक्तव्य गुणोक्ति संज्ञा पूर्वको विधि अनित्यः इति ज्ञापयितुम, प्रश्न कर रहे हैं कि और गुण इतना लंबा सूत्र बनाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि उकार के स्थान पर गुण होगा तो ओ ही होगा, तो सीधे और गुण ओरोत इस प्रकार का सूत्र बनाइए। ओहो ओत, ओहो अर्थात उकार से स्थाने ओत, ओत अर्थात ओकार आदेश होवतु, स्यात् इत्यादि अर्थ हो जाएगा। उकार के स्थान पर उकार आदेश हो, गुण करके भी आप बाहु के उकार के स्थान पर ओ ही करना चाहते हैं, और गुण का उच्चारण करके भी उकार के स्थान पर ओ ही करना चाहते हैं। अगर ओरोप सूत्र बना दे तो उ के स्थान पर ओ आदेश हो, ऐसा सूत्र बनेगा, लाघव भी होगा, गुण का ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो फिर ओरोत इति वक्तव्ये, ओरोत ऐसा ही सूत्र बनाना चाहिए था। और गुणा इस प्रकार का गुण ग्रहण सूत्र में क्यों किया गया, तो उसको बता रहे हैं कि ओरोत इति वक्तव्ये गुणोक्ति ही, जो गुण का उच्चारण सूत्र में किया गया है वह संज्ञा पूर्वको विधि अनित्यः इति ज्ञापयितुम, इस गुण ग्रहण बलात् इस परिभाषा का ज्ञापन हो जाता है। संज्ञा पूर्वको विधि अनित्य, संज्ञा पूर्वक जो विधि होती है, ऐसा विधि सूत्र जिसमें संज्ञावाचक शब्द का ग्रहण किया गया है, उस विधि सूत्र के द्वारा किया जाने वाला जो कार्य है वह कार्य अनित्य होता है, अर्थात कहीं होता है कहीं नहीं भी होता है। और गुणा यह विधि सूत्र है, इसके द्वारा गुण किया जा रहा है और इसमें गुण संज्ञा का उच्चारण किया गया है। तो गुण संज्ञा का उच्चारण करके गुण यह संज्ञा है, अधिक गुण सूत्र के द्वारा की जाने वाली जो गुण संज्ञा है उस गुण का ग्रहण इस सूत्र में किया गया है। तो संज्ञा पूर्वक विधि हो गई और गुण से क्रियमाण गुण विधि। तो यह जो और गुण से क्रियमाण गुण विधि है यह सूत्र की संज्ञा विधि है, इसलिए यह अनित्य हो जाएगा। अनित्य होने से कहीं कहीं गुण इस सूत्र के द्वारा नहीं भी होगा, तद्धित प्रत्यय के परम होने पर। उसका उदाहरण दिया तेन स्वयं भुवः इत्यादि सिद्धम, इसका फल यह हुआ कि स्वयं भुवः में गुण नहीं हुआ, अभी तो उवंग आदेश हुआ, तो स्वयं भुवः अपत्यम, इस अर्थ विग्रह में स्वयंभू शब्द से तस्यापत्यम से अण प्रत्यय हो जाएगा, अणकार मंदलोप अकार बचेगा, स्वयंभू और आदि प्रत्यय हो जाएगी तद्देश चामादेश से स्वयंभू ऐसी स्थिति में चूंकि तद्धित प्रत्यय पर में है और गुणा सूत्र के द्वारा यहाँ पर स्वयंभू में जो ऊ था उसको गुण होना चाहिए था, किंतु वह गुण और गुण से क्रियमाण जो गुण विधि है वह चूंकि अनित्य हो गई है, अनित्य होने के कारण से अब यहाँ पर गुण नहीं होगा। अभी तो अचेष्ण धातु प्रभाव योरी मंगो सूत्र के द्वारा उमंग आदेश होकर के स्वयं भुवः इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है, स्वयं भुवः। तो यह इसका फल हुआ, संज्ञा पूर्व को विधि नित्य, इस परिभाषा का ज्ञापन करके फल के रूप में स्वयं भुवः रूप की सिद्धि करना, यह इसका फल हो गया। और इस बात से गुण के ग्रहण से यह बात ज्ञापित हो गई कि संज्ञा पूर्व को विधि नित्य, कहीं कहीं गुण होगा कहीं गुण नहीं भी होगा। तो स्वयं भुवः में गुण नहीं हुआ, उवंग आदेश होकर के स्वयं भुवः रूप की निष्पत्ति हो गई। आगे पदकृत्य लिखते हैं कि स्वरूपे किम हलेना मुसलेना, कि स्वरूपे किम सूत्र में स्वरूपे पद ग्रहण करने की आवश्यकता क्या है, उसका उत्तर दिया हलेना मुसलेना, कि जहां पर दोनों तृतीयांत तो हो या दोनों सप्तम्यंत तो हो, किंतु अगर वो समान रूप वाले नहीं हैं तो उनमें फिर इस सूत्र के द्वारा समास नहीं होगा। समास नहीं होगा तो अन्य प्रक्रिया भी प्राप्त नहीं है। जैसे हलेना मुसलेना, हलेना तृतीयांत है, मुसलेना भी तृतीयांत है, किंतु दोनों समान रूप वाले नहीं है, दोनों असमान रूप वाले हैं, इसलिए यहाँ पर समास नहीं हुआ। समास नहीं हुआ तो हला मुसली इस प्रकार का रूप नहीं बनेगा, हलेना मुसलेना इस प्रकार का वाक्य ही रह जाता है। तो केशा केशी में अथवा दंडा दंडी में तो समान रूप है, बाहु बाहु में भी समान रूपता है, स्वरूपता है, मुष्टि मुष्टि में भी स्वरूपता है, किंतु हलेन मुसलेन में विरूपता है। हलेन की अनुपूर्वी भिन्न है, उसका स्वरूप भिन्न है, मुसलेन की अनुपूर्वी भिन्न है, उसका स्वरूप भिन्न है, इसलिए यहाँ पर तत्र तेने दमित स्वरूपे सूत्र की तरह समास नहीं होता है, अभी तो वाक्य ही रह जाता है हलेना मुसलेना। तो इस प्रकार से तत्र तेने दमित स्वरूपे इस सूत्र का विवेचन पूर्ण होता है। इसके बाद अग्रिम सूत्र है तेन सह तुल्य योगे, जिसका विवेचन अग्रिम पाठ में किया जाएगा।